हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ अर्चना शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम सीटेट में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो बीच में ही रोकनी पड़ गई थी, तो उसमें पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था एक तरीके से। तो उसके जो आगे वाले जो प्रश्न थे वो आज हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 था, प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की क्या समस्या होती है? परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन या फिर सभी। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो उन बालकों को कहते हैं जिनका IQ लेवल जो है वो 140 प्लस होता है। ठीक है, तो 140 प्लस IQ होता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कोई भी चीज़ सिखाते हैं उन्हें तो बहुत जल्दी उसको लर्न कर लेते हैं। और साथ ही साथ कुछ डिमेरिट्स भी होती है उनके साथ कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। जैसे कि अगर हमने उसको कोई चीज़ सिखाया वो इतनी जल्दी सीख जाते हैं कि उसको बार बार करने के बजाय वो कुछ नया सीखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो टीचर का ये काम है कि टीचर जो है उनको हमेशा एक नया टास्क जो है वो देते रहे। तो इसलिए अगर उनको टास्क नहीं मिलता है, चाहे घर पे हो या फिर स्कूल में हो या फिर इवन कहीं पे भी, उनको कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा सूझ रहती है। तो अगर ऐसा उनके साथ नहीं होता है तो थोड़ी उनको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इसमें ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन और समाज में समायोजन। प्रतिभाशाली बालकों की ये समस्या सबसे बड़ी है कि उनको हमेशा एक नया कार्य करने के लिए चाहिए होता है, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए अपने विषय संबंधी नई किताबों का अध्ययन करना चाहिए, छात्रों से दोस्ती करनी चाहिए, छात्रों को नोट्स लिखाना चाहिए, सभी। तो इसमें जो है सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो कुछ हद तक सही लग रहा है, क्योंकि छात्रों से दोस्ती करना टीचर का काम नहीं है। टीचर छात्रों के साथ कोऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन इसको हम दोस्ती का नाम नहीं दे सकते हैं कि छात्रों से दोस्ती करनी चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट है, छात्रों को नोट्स लिखवाना चाहिए। नोट्स लिखवाना भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ, नोट्स लिखवाने से टीचर में कोई दक्षता नहीं आएगी कि हर बार टीचर जो है बच्चों को बड़ी मोटी मोटी पोथी पत्री लिखवा दे और उससे बच्चे के जो है टीचर की जो है दक्षता के इम्प्रूवमेंट होगी। तो बिल्कुल भी ये गलत आंसर होगा। अपने विषय संबंधी नई किताबों का अध्ययन करना चाहिए। अपने विषय संबंधी नई किताबों का अध्ययन बिल्कुल सही है। अगर शिक्षक अपने विषय संबंधी नई किताबों का अध्ययन करते रहेगा, क्योंकि हमेशा उसे वो अपने आप को अपडेट करता रहेगा। जैसे आजकल हम सॉफ्टवेयर्स को भी अपडेट करते हैं, तो हमें अपने माइंड को भी अपडेट करना होगा। जो भी चीज़ें हमने सीखी है उसका कुछ नया वर्जन है आज की डेट में, तो हमें वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम करने से शिक्षक अपने कार्य में और ज़्यादा दक्ष हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 का, पुनर्वलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, तो पुनर्वलन का सिद्धांत सीधे सीधे मैं बता दूं आपको, पैवलोव से संबंधित है। क्योंकि पैवलोव ने एक डॉग के ऊपर रिसर्च किया था। ठीक है, उस डॉग के ऊपर रिसर्च करने के समय पे जो ओवरऑल रिजल्ट आया था उसी को उन्होंने पुनर्वलन कहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। दंड से बचने के लिए अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले एवं शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो दंड से बचने के लिए अभिभावक को स्कूल भेजना चाहते हैं, इसलिए ये अनिवार्य है? बिल्कुल भी नहीं। दंड तो बिल्कुल भी मना है, स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक है, सतत परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। सतत परीक्षण और सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य शब्द का अर्थ ये नहीं बनता है। ठीक है, केंद्र सरकार दाखिले एवं शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, उचित सरकारें दाखिले एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अब केंद्र सरकार हर जगह जाके पूरे के पूरे देश में हर जगह इस नियम को लागू करने में थोड़ा सा असमर्थ हो सकती है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार के साथ मिल करके बाकी जो राज्यों की सरकारें हैं, ठीक है, अगर वो भी उनके साथ मिल के काम करेगी इस चीज़ के लिए, तो शायद ये ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा। तो इसलिए उचित सरकारें जो हैं, यानी कि उस जगह पे जो नियत जो उसमें सरकार है, अगर वो
स्कूल में बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला कराने के लिए और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उनकी पूर्ण हो रही है या नहीं, इस चीज़ को सुनिश्चित करे तो शायद ये जो हमारा जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है, इसकी जो अनिवार्यता है उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे अभी ये बिल्कुल इसका सही तरीके से पालन हो रहा है, या फिर इसको हम फॉर्मेट सही तरीके से लेके जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? अब बाल विकास को मुख्यतः जैसे कि मैंने बताया था 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें कि इन्फेंसी से लगाए एडोलेसेंस तक 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्टेजेस को हम कहते हैं बाल विकास के मुख्य 4 स्टेजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा सी 4। दूसरों का अनुकरण करने वाले बच्चे को अपनी स्कीमा का दमन करके नया स्कीमा बनाना पड़ता है, इसे कहते हैं। तो जो भी दूसरों का अनुकरण कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो उनके अपनी जो भी उसके अंदर की चीज़ है उसके स्कीमा को उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, और कुछ नया उसको सीखना पड़ता है। इस चीज़ को हम अब अनुकूलन, इसको हम क्यों कहते हैं? अनुकूलता का अर्थ ये होता है कि अगर जैसे मछली है तो मछली पानी में रहने के लिए अनुकूल है, लेकिन पानी में रहने के लिए वो अनुकूल क्यों हो गई? क्योंकि उसकी जो शरीर की बनावट है, ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, और उसका जो वातावरण है आसपास का, वो उसमें उसने शुरू से ही जन्म से वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, तो इसलिए वो उसके अनुकूल हो गए। अब एक बच्चा है, ठीक है, वो मान लीजिए इंडिया का एक बच्चा है, ठीक है, तो इंडिया में पला या फिर इंडिया में पैदा हुआ, और उसके बाद वो बचपन से ही वो कहीं बाहर रह रहा है, किसी दूसरे देश में, जैसे यूएसए में रह रहा है, तो अब उसके आसपास का जो वातावरण है, जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ठीक है, तो उससे जो उसको मिलेगी, जो चीज़ें मिलेगी, ठीक है, जो भी उनकी कही हुई बातें होंगी या उनका जो तरीका होगा, वो चीज़ें वो बच्चा सीखेगा, ना कि वो अब इंडिया के लोगों को जैसा स्ट्रक्चर सीखे, उनके जैसा वो बर्ताव सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए भी ये कहा जाता है कि अनुकूलन धीरे धीरे हो जाता है। मानव शरीर में भी अगर वही मानव हम ही हैं, तो अगर ठंडी जगह पे रहते हैं तो हम उसके जगह से अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम गर्मी में आते हैं तो हमें वहाँ अनुकूलित होने में थोड़ा समस्या लगती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुकूलन। आगे बढ़ते हैं, एक बच्चा किस आयु से अनुकरण करने की क्षमता विकसित कर लेता है? अनुकरण मतलब कॉपी करना तरीके से देख देख के, तो अनुकरण करने की क्षमता आ जाती है 3 वर्ष से बच्चे के अंदर। ठीक है, बच्चा जो है 3 वर्ष की उम्र से वो देख देख के कॉपी, हम अपने घरों में भी देखते हैं, जैसे बोलेंगे बच्चा बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा, या जैसे करेंगे बिल्कुल वैसा करने की कोशिश करता है। अगर पापा या मम्मी कोई हाथ बांध के चल रहा है तो, या घर का कोई बुजुर्ग है वो हाथ पीछे बांध के चल रहा है, तो वो बिल्कुल उसकी तरह करने की कोशिश करेगा। कोई योगा कर रहा है बैठ के तो उसकी तरह करने की कोशिश करेगा। 2.5 से 3 साल की उम्र में ये बच्चे धीरे धीरे शुरू कर देते हैं अनुकरण करने के, विकास उनके अंदर हो जाता है। अगला प्रश्न है, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जा सकता है? छात्रों के अनुचित व्यवहार के लिए हम कैसे रोक सकते हैं? पहला ऑप्शन है दंड देकर। बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि दंड दे करके हम बच्चे की जो मेंटल लेवल है और जो उसका फिजिकल लेवल है, दोनों को ही ख़राब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दंड देना तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है समझा कर, थोड़ा ये सही लग रहा है, विद्यालय से निष्कासित करके। निष्कासित करना विद्यालय से या फिर घर से, ये कोई सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। अपमानित करके, अपमानित तो हम उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह से वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो सकता है बच्चा, और उसका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ भी सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत ऑप्शन होगा। फिर ज़िंदगी में बच्चा कभी भी उठ नहीं पाएगा, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है समझाकर। तो अनुचित व्यवहार अगर बच्चा करे तो हम उसे समझाकर बहुत ही आसानी से, क्योंकि बच्चे को हम जितना प्यार से और जितना अच्छे से कोई चीज़ समझाएंगे, एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझाएंगे, एक अच्छे मोटिवेशन की तरफ उसको हम बढ़ाएंगे, तो बच्चा बिल्कुल समझ जाएगा चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, इनमें से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ठीक है, निरंतरता, मानव विकास में बिल्कुल मानव निरंतर बढ़ते रहता है। ठीक है, क्रमबद्धता, यस, स्टेप बाय स्टेप आता है। पहले बच्चा जो है इन्फेंसी में रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चाइल्डहुड में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य की विशेष की ओर बिल्कुल सही है, क्योंकि सामान्य पहले बच्चा एक
सामान्य मतलब कि अब बच्चा पूरी बॉडी से किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन फिर एक विशेष अंग से एक्सप्रेस कर रहा है। पहले बच्चा रो रहा है तो उसके हाथ पैर पूरा शरीर उसका रो रहा होता है, एक तरीके से वो पटक पटक के रोता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा नहीं होता है, बच्चा सिर्फ अपनी आँखों से ही रोता है। ठीक है, तो ये एक सामान्य से विशेष की ओर के हम एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हैं। परिवर्तनीयता, ठीक है, तो मानव विकास के जो सिद्धांत है इसमें परिवर्तनीयता नहीं आती है। परिवर्तनीयता क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो मानव का जो नेचर है या फिर जो मानव का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, परिवर्तित नहीं हो सकता है। हाँ, वो इन केस कभी वैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो अलग दूसरी चीज़ है, लेकिन उस जो बेसिक जो हमारा चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो परिवर्तनीय नहीं होता है। ठीक है, वो निरंतर होता है, इंसान बढ़ते रहता है, लेकिन परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का यहाँ पे क्या अर्थ होता है? बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बिल्कुल सही है। एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी अवस्था का अध्ययन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। भिन्न भिन्न आयु के विकास में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन। अब यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बालक का जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो हम बालक के पूरी जन्म से लेकर के और उसके मृत्यु तक के सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो विकास के हम विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं। बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, कैसी उसकी हरकतें हैं, हर एक चीज़ को हम देखते हैं। बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा खेलने में कैसा है, ठीक है, वो अपने जो सारे मोटर स्किल्स है वो कर पाता है कि नहीं। ठीक है, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे की ओर, जैसे इन्फेंसी से वो चाइल्डहुड में गया, फिर अडल्टहुड में गया, तो एडोलसेंस में गया। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल मेजरमेंट करते रहते हैं इसकी, या जो एक स्पेसिफिक गोल है अकम्प्लिश कर पा रहा है या नहीं बच्चा। फिर उसके बाद भिन्न भिन्न आयु के विकास में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चा 5 साल का है तो उसको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर वो समय नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अगर बच्चा 2 साल का है या 1 साल का है, ठीक है, बच्चा 6 महीने का है, तो उसके अंदर क्या परिवर्तन है? जैसे बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं 6 महीने के बाद से। बच्चा छोटे छोटे जो सिलेबल्स होता है वो बोलने लगता है। ठीक है, जैसे बाबा, मामा, चाचा, इतना नहीं, लेकिन कुछ छोटे छोटे टर्म्स बोलने लगता है। तो एक माँ तो खासकर बच्चे बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है यानी बच्चे में। ठीक है, तो इसलिए इसके जो तीनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से। बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, नवीन परिणाम, यानी कि जो नया आंसर है। पुराने व्यवहार से सृजनात्मकता की पहचान, क्रिएटिविटी की पहचान बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, चित्रकला से हम क्रिएटिविटी की पहचान नहीं कर सकते हैं। हाँ, बच्चा आर्टिस्टिक है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो उससे कुछ नया डिस्प्ले करता है उस अपनी ड्राइंग से, या फिर कुछ ऐसा एक तरीका निकालता है कुछ बनाने का, तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक सृजनात्मकता दिखाई है बच्चे ने। ठीक है, म्यूज़िक से नवीन परिणाम इसका ओवरऑल आंसर। इसमें हम बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो अगर चित्रकला में या संगीत में किसी भी तरीके में अगर कुछ नया वो करके दिखाएगा तभी हम उसको कह सकते हैं कि यह एक सृजनात्मक बालक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा वंशानुक्रम संबंधी कारक है? साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण, चिंतन करने का ढंग, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सेदारी। तो वंशानुक्रम संबंधी कारक जो है साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं। यह हमारे डिपेंड करता है हमारे कैसा वातावरण मिला है उसके ऊपर। चिंतन करने का ढंग भी, अब वो बच्चे के अंदर अपनी कैपेसिटी होती है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। ठीक है, कोई तरीका उसका दूसरा भी हो सकता है। आँखों का रंग, हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ये जेनेटिकल हो सकती है। अगर कि माँ के आँखों का रंग नीला है या हरा है तो बच्चे का भी हो, या फिर पिता का हो, या फिर उनके किसी रिलेटिव का हो। जैसे कि मैंने कहा था कि दादा या फिर नाना के भी जो परिवार होते हैं उनका भी बच्चे के ऊपर, उनके जीन्स का फ़र्क पड़ता है बच्चे के ऊपर, तो इसलिए आँखों का रंग जो है वो वंशानुक्रम संबंधी कारक हो सकता है। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सेदारी, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वातावरण से संबंधित है और परिवार में किस तरीके का माहौल है, बच्चे को किस तरीके की छूटें दी जाती है, या फिर हमको एक्टिविटीज़ में शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इस चीज़ों की वजह से हो सकता है, लेकिन वंशानुक्रम संबंधी कारक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे फेसबुक टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी और बेहतर करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।